Hello students, how are you all? Welcome back to my classes. बच्चों, याद है आपको हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने 12th का न्यू चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर भी किया था। और बच्चों, आज के क्लास में हम उसी टॉपिक के आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। वो बच्चे जो हमारे आज के क्लासेस को देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों, उससे पहले आप हमारे इसके प्रीवियस क्लास को देख लें ताकि आपको आगे की कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ सके। ठीक है? तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जिसमें हम लोगों की लास्ट टॉपिक थी जो हमने फुल्ली कवर नहीं किया था। जो टॉपिक था हमारा गुड्स का, कि एक इकोनॉमी में कितने टाइप के गुड्स होते हैं। तो हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, उसमें देखा था हमने कि गुड्स जो हैं वो 4 तरीके के होते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको रिकॉल भी करवा देती हूँ कुछ चीज़ों को। देखिए, हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में गुड्स के 4 टाइप्स होते हैं: फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसके दोनों टाइप को भी पढ़ लिया था कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और उसके 2 टाइप, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और उसके बाद कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है? तो फाइनल गुड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो फाइनल गुड्स हैं। मतलब वो रेडी टू यूज हैं, प्रोडक्शन के लिए नहीं बल्कि उनको कंजम्पशन के लिए तैयार किया जा चुका है। ठीक? उसके 2 टाइप थे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता था जो कि एक कंज्यूमर अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता था, जैसे ब्रेड एंड बटर। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हमारा होता था जो कि एक प्रोड्यूसर खरीदता था एज अ फिक्स्ड असेट्स, ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन उसका यूज करते हुए कर सके। ठीक? उसके बाद हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नोट की थी, जैसे कि फाइनल गुड्स पर एक्सपेंडिचर जो है वो कितने तरीके का होता है। तो हमारे क्योंकि 2 तरीके के यूजर होते हैं, एक हाउस होल्ड और एक प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर के नाम से ही जानते हैं। तो एक हो गया एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और दूसरा है जो प्रोड्यूसर करता है, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बच्चों इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हम एक तरीके से ये इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने बिजनेस में, जिसका यूज हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए करते हैं। और उसी के साथ हमारा फॉर्मूला जनरेट हुआ था कि एक्सपेंशन ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्हीं दोनों को हम जोड़ करके क्या कर लेते हैं, बनाते हैं अपना फॉर्मूला फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करने का। उसके बाद बच्चों हमने देखा था कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने नोट किया था कि केवल फाइनल गुड्स जो है उसी को ही हम इंक्लूड करते हैं जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है? तो बच्चों, इसके लिए हमने आपसे कहा था कि जी इसको हम डीप में तब पढ़ेंगे जब हम लोग पहले इंटरमीडिएट गुड्स और बाकी गुड्स के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है? दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन and which are yet not ready for use for their final user। ठीक है? मतलब क्या हुआ कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ना कि बाउंड्री लाइन जो होती है प्रोडक्शन की एक फर्म की, उसको क्रॉस कर चुकी होती हैं। मतलब क्या है कि ये जो है हमारे बाउंड्री लाइन के, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अभी अंदर ही हैं। मतलब कहने का ये कि अभी प्रोडक्शन जो है वो बाकी है। ठीक है? अभी उसका फुल्ली प्रोडक्शन वो नहीं है। और आगे क्या लिखा है, आर नॉट येट रेडी फॉर यूज फॉर दियर फाइनल यूजर। मतलब वो अपने फाइनल यूजर के द्वारा यूज करने के लिए अभी रेडी नहीं हुए हैं। ठीक है? तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या हो गया कि वो गुड्स जो कि अभी प्रोडक्शन होना बाकी है, जिस पर अभी प्रोसेस होना बाकी है, जो कि फाइनल यूजर द्वारा यूज करने के लिए अभी रेडी नहीं है, उन गुड्स को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है? इसी को हमने और करके एक और डेफिनेशन दी है आपके सामने कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म।
ठीक है, कि एक फर्म जिसे परचेज करती है किस लिए, उसके दो रूप आपके सामने दिए हैं। ठीक है, तो वो दो रूप में क्या है, पहला है एज अ रॉ मटेरियल्स, कि वो क्या करे, एक फर्म जो है उसको एज अ रॉ मटेरियल खरीदे। बच्चों याद कीजिए, हमने एग्जाम्पल दिया था आटा का। ठीक है, तो एक फर्म क्या कर रही है, वीट से उसको प्रोसेस करके, उसको पीस करके, उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर रही है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन वही फाइनल गुड्स अगर एक दूसरा फर्म खरीदता है तो वो कैसे यूज करेगा, उसको ब्रेड बनाने के लिए या उसको बिस्किट बनाने के लिए या कुछ भी और फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म, पहला एज अ रॉ मटेरियल और दूसरा हमने दिया है एज अ गुड्स फॉर रीसेल। या फिर हम क्या करें कि हम एक मीडिएटर बन जाते हैं कि हम पहले फर्म से खरीदें और फिर उसके बाद बेचें। हमने खुद नहीं इस्तेमाल किया, हमने खुद नहीं यूज किया, इसलिए हम उसके फाइनल यूजर नहीं हैं, वो हमारे लिए स्टॉक है, मटेरियल है, तो वो हमारे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो बच्चों डिफरेंस समझ में आया फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि आपके क्वेश्चन एक एक नंबर के यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो उसके काइंड क्या हो सकते हैं, या फिर उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, या डिफ़ाइन करने को ही बोल दिया जाए तो आप इसको इस तरीके से लिखकर बता सकते हैं कि ये वो गुड्स होते हैं जो कि ए रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होते हैं, या फिर जिनको फिर से फर्दर रीसेल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है बच्चों, देखिए इसी टॉपिक के साथ हमारा एक यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम होता है जो कि आपके लिए एक नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिखा है, कैन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स बी सेम, क्या दोनों सेम हो सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस और नो। तो ऑफ कोर्स हमारा आंसर जो है वो होगा यस। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ हमारा आ जाए रीज़न लिखने को कि क्या रीज़न है कि हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक, तो आप रीज़न में क्या लिखेंगे उस वक्त? तो रीज़न बेटा ये होता है कि हमारा जो यूज करने का जो, तो बच्चों उसके पीछे का जो रीज़न है वो होता है एंड यूज़र। एंड यूज़र ही डिसाइड करता है कि वो गुड्स फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ रीज़न। ड्यू टू एंड यूजर्स। ओके, अब इसके लिए मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डाल करके एक नोट लिखा हुआ है, क्या, end use of the goods is the principal basis of classifying the goods as intermediate goods and final goods। ठीक है, तो जो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने दिया गया है। ठीक है, कि एंड यूज़र ही क्लासीफाई करता है कि पर्टिकुलर गुड्स वो फाइनल गुड्स के कैटेगरी में आएगा या फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, होप यू हैव क्लियर ऑल द डाउट्स, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। ठीक है, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स देखिए वो गुड्स होता है जिसको एक ह्यूमन बीइंग अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली उसका यूज करता है। ठीक, क्या लिखा है, those goods which are directly used for the satisfaction of human wants। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस भी किया था। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के, जो हम लोगों ने ऊपर क्लासीफाई किया था कि इसके कुल 3 से 4 टाइप होते हैं, तो उसको हम लोग आकर के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बच्चों देखिए, कंज्यूमर गुड्स के 2 पार्ट जानते थे हम लोग, मटेरियल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स। तो मटेरियल और नॉन मटेरियल में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो वो होता है जस्ट फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपके मटेरियल गुड्स में आता है। जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्टेंस उस जिसकी होती है, तो उसको हम लोग नॉन मटेरियल गुड्स में डालते हैं। ठीक है, तो मटेरियल गुड्स में हमारा पहला था ड्यूरेबल गुड्स।
ठीक। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स है जो कि सालों साल चलते हैं, ठीक है, और जो कॉस्टली भी होते हैं। क्या लिखा है डेफिनेशन? दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। ठीक है, मतलब ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो क्या हो कि तुरंत ख़राब नहीं होते हैं, वो सालों साल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो महंगे होते हैं। ठीक है, तो इनके पहचानने का हमारा ये 2 क्राइटेरिया है कि एक तो वो सालों साल यूज कर सकते हैं और दूसरा कि वो महंगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी, कार, वॉशिंग मशीन। बच्चों ये सब क्या है आप खुद से देख करके बताइए कि अगर आपने टीवी खरीदा है तो उसके क्या मतलब है कि उस पर आपने एक मूवी देखा और उस टीवी को उठा करके फिर आप फेंक देंगे कि क्या हुआ कि अब मैंने इस्तेमाल कर लिया, अब हमको जब दूसरी मूवी देखनी होगी तो हम दूसरा टीवी खरीदेंगे। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ड्यूरेबल गुड्स है, वो सालों साल चलेंगे और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप पर। सेकंड है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक, तो बच्चों आइए पढ़ते हैं। Those goods which can be used for a period of 1 year or slightly more। ठीक, मतलब वो गुड्स जो कि हम 1 साल तक या उससे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंड these are not of very high value, मतलब वो गुड्स जो कि बहुत ज़्यादा महंगे या कॉस्टली नहीं होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक, उसके एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है? जैसे क्लोथ्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक गुड्स एक्सेट्रा। मतलब ये सारे गुड्स आप इनकी लाइफ देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ईयर टू ईयर नहीं चलते हैं ड्यूरेबल गुड्स के जैसे। ठीक है, तो इसीलिए ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स के कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो बच्चों ये वो गुड्स हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब क्या कि जिनका इस्तेमाल करते ही वो ख़त्म हो जाते हैं, जिनका हम दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देखिए क्या लिखा है? दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। ठीक, मतलब हम एक ही बार में जिसका इस्तेमाल कर लिए और वो फिर ख़त्म हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, या तो हम उसको कंज्यूम करके ख़त्म करेंगे या फिर वो क्या हो जाएगा, अपने आप वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ नहीं है, उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी की क्वालिटी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मिल्क, पेट्रोल, वेजिटेबल्स, एलपीजी एक्सेट्रा। तो बच्चों इसमें जो है ये हमारा रिसोर्सेज के साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एडिबल आइटम्स आए हैं। हम लोग भी जानते हैं कि एडिबल आइटम की लाइफ क्या होती है, लंबी नहीं होती है, कुछ समय तक के बाद ही वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने कंज्यूमर गुड्स के पहले पार्ट यानी मटेरियल गुड्स को देखा। ठीक, जिसके हमारे 3 सब पार्ट हैं, सब कैटेगरीज हैं। पहला है ड्यूरेबल गुड्स जो कि जिनकी लाइफ सालों साल चलती है, जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारा दूसरा आया सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जिनकी ड्यूरेशन, जिनकी लाइफ जो है, जिनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो 1 साल या उससे थोड़ी सी अधिक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जस्ट लाइक क्लॉथ, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक गुड्स एक्सेट्रा। और लास्ट हमारा आता है नॉन ड्यूरेबल गुड, जिसकी लाइफ बिल्कुल नहीं होती है, जो एक ही एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम नॉन मटेरियल गुड्स के बारे में। नॉन मटेरियल गुड्स में बच्चों सिर्फ हम लोगों ने नोट किया था कि इसमें सर्विसेज आते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि नॉन मटेरियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एग्जिस्टेंस में देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन हम उनको महसूस ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मटेरियल गुड्स में सिर्फ सर्विसेज आते हैं विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो क्या करते हैं, हमारे वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा। तो बच्चों आप खुद ही देख सकते हैं कि ये वो सर्विसेज हैं जिनको हम डायरेक्ट लेते तो हैं, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, वो हमें सिर्फ फील होता है, महसूस होता है, हमारे वांट को वो सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंज्यूमर गुड्स के सारे टाइप्स। होप कि आप मेरे साथ साथ अपने पास सभी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं, ताकि कुछ भी आपका छूटे ना, कुछ भी आपका लॉस ना हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बच्चों लास्ट टॉपिक आता है हमारा कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है
जो कि एक प्रोड्यूसर के लिए फिक्स्ड असेट्स की तरह काम करता है और जिसका यूज प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में करता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। Those goods which are used in the process of production for several years and which are of high value. These goods are treated as fixed assets of the producer. Example क्या लिखा है? Plant and machinery. ठीक है, मतलब ये वो गुड्स हुए जो सालों साल चलते हैं, यानी कि ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ठीक है, और साथ में क्या है कि वो महंगे भी होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स हमने पढ़ा था अभी कि वो क्या होते हैं? महंगे होते हैं, है ना। तो लेकिन वो तो कंज्यूमर गुड्स था, तो यहाँ पर वो कैपिटल गुड्स में क्यों आया? तो बच्चों फ़र्क ये है कि वो कंज्यूमर गुड्स इसलिए था क्योंकि वो एंड यूज़र कंज्यूमर था, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसको इस्तेमाल करता था, ना कि उसका यूज प्रोडक्शन प्रोसेस में करता था। ठीक है, अंतर समझ में आया आपको? तो कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स जो है हमारे सेम डेफिनेशन रखते हैं। फ़र्क ये है कि उसका इस्तेमाल कौन करता है। अगर वो कंज्यूमर गुड्स है मतलब उसका इस्तेमाल एंड यूज़र फाइनल कंज्यूमर कर रहा है, और अगर वो कैपिटल गुड्स है तो इसका मतलब ये है कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? यस, प्रोड्यूसर कर रहा है। ठीक, तो ये हो गए हमारे कैपिटल गुड्स। ठीक, इस तरीके से आपके गुड्स के चारों टॉपिक जो हैं वो ओवर हुए। एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप फटाफट मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों देखिए, इसी के साथ आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, या फिर आप ये कहिए कि एक पॉइंट लिख रखा है नोट करने के लिए कि क्या ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। बच्चों ये चैप्टर ही है ऐसा जिसमें से 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक से फ्रेम हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं आपको इंडिकेट करती जा रही हूँ उस चीज़ को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिखा है ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो इस चीज़ को आप एकदम गांठ बांध लीजिए अपने पास कि सारे मशीन जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं? चलिए देखिए, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, समझ रहे हैं ना आप क्या होता है? ठीक, तो अब ये बताइए कि अगर उसका इस्तेमाल मैं करती हूँ तो वो कौन सा गुड्स होगा? वो है तो मशीन, और मैं कौन हूँ? मैं हूँ कंज्यूमर, हाउस होल्ड यूजर, एंड यूजर। ठीक, तो उस मशीन का इस्तेमाल मैंने किया तो वो क्या है? क्या वो कैपिटल गुड्स हुआ? नहीं, वो कंज्यूमर गुड्स के कैटेगरी नंबर 1 ड्यूरेबल गुड्स में आएगा। बात समझ में आई आपके? लेकिन अगर वही सिलाई मशीन का इस्तेमाल एक टेलर करता है अपने यहाँ, तब वो क्या हुआ? तो बच्चों तब वो बन जाता है कैपिटल गुड्स। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? अभी अभी हम लोगों ने नोट किया था कि किसी भी गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए हमको ये डिपेंड करता है कि उसका यूज कौन कर रहा है। अगर उसका यूज एंड यूज़र कर रहा है यानी कंज्यूमर कर रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा, लेकिन अगर उसका यूज कोई प्रोड्यूसर कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। ठीक, तो एग्जाम्पल फिर से याद कीजिए कि अगर एक ही सिलाई मशीन उसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे या आप करेंगे तो वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा, लेकिन अगर उसी सिलाई मशीन का इस्तेमाल कोई टेलर करता है तब वो उसके लिए क्या कहलाया जाएगा? कैपिटल गुड्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक, इसके साथ एक क्वेश्चन और आपके लिए। बच्चों बताइए, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से आप मुझे अपना आंसर बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? ठीक, चलिए आप इसको एक बार और रीड कर लीजिए। क्या लिखा है मैंने? सभी कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं? तो अब
आंसर फटाफट बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बच्चों एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन कि ट्रू फॉल्स बताइए विथ रीजन। ठीक, सोचिए, जल्दी से आंसर कीजिए। एक दो आंसर आ रहे हैं बट सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी तक नहीं मिले। तो चलिए बच्चों, मैं बता रही हूँ आपको कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक, कैसे ट्रू है आइए देखें। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ठीक, मतलब क्या हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जो कि एज अ फिक्स्ड असेट्स प्रोड्यूसर यूज करता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गुड्स जो कि प्रोड्यूसर ने खरीद रखा है एज अ फिक्स्ड असेट्स, उसका इस्तेमाल अगर कोई कंज्यूमर करता है तो रिपीटेडली उसका यूज करेगा। वो तो सिंगल कंजम्पशन ही करेगा उसका, क्योंकि वो कौन है, वो कंज्यूमर है, वो प्रोड्यूसर नहीं है। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल एज अ फिक्स्ड असेट्स अपने पास करें ही। अगर हम एंड यूज़र हैं, अगर हम हाउस होल्ड हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका कंजम्पशन करेंगे जो कि सिंगल कंजम्पशन में ही ओवर होगा। ठीक, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो ये भी क्या है आपके लिए इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखा है इन्वेस्टमेंट का कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एक लाइन की डेफिनेशन है आपके सामने। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि हम क्या करते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर आप बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को आप अपने बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे हो क्या रहा है, आपकी पूंजी, आपकी कैपिटल इंक्रीज होती चली जा रही है। तो यही कहलाता है प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है, एक कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब कि ये वो प्रोसेस है जो हमारे कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज करता है। जैसे अभी अभी मैंने कहा कि अभी क्या हो गया कि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कैपिटल लगाया हुआ है, प्रॉफिट हुआ, आपने उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फिर से अपने कैपिटल, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया, फिर से आपको प्रॉफिट हुआ, फिर से आपने क्या किया, उसका कुछ हिस्सा अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया, इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट आप करते जा रहे हैं। तो यही कहलाता है कि आपके कैपिटल की जो स्टॉक है उसको आप बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर दो डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है कि एक तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जो हमारे कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करता है, अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब बात करते हैं इसके कॉम्पोनेंट की। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट के जो हैं दो कंपोनेंट होते हैं। पहला है आपके सामने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आइए पढ़ते हुए देखते हैं। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो प्रोड्यूसर करता है अपने फिक्स्ड असेट्स के स्टॉक को बढ़ाने के लिए। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स और कैपिटल गुड्स कॉजेज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब प्रोड्यूसर अगर खर्च करता है फिक्स्ड असेट्स को खरीदने में,
ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने जो खर्च किया है मशीनरी, मान लेते हैं कि उसने मशीनरी खरीदा, ठीक है, तो मशीनरी पर जो उसने खर्च किया है तो वो तो एक हुआ हमारा ड्यूरेबल गुड्स, नेचर रखता है हमारा ड्यूरेबल गुड्स का, सालों साल चलेगा। साथ में प्रोड्यूसर खरीद रहा है, इसलिए हम उसको कंज्यूमर गुड्स नहीं कह सकते, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल वो किस लिए कर रहा है, वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका इस्तेमाल करेगा ताकि उससे वो फर्दर गुड्स का प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि प्रोड्यूसर द्वारा किया गया खर्च है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स पर के स्टॉक को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से पढ़ करके देखिए, नोट कीजिए अपने पास आप भी। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स आर कैपिटल गुड्स कॉजेज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक। ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो प्रोड्यूसर करता है फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को और स्मूथ कर सके, अपने प्रोडक्शन के क्राइटेरिया को थोड़ा और ब्रॉड कर सके, बड़ा कर सके, जिससे उसकी बिजनेस एक्सपेंड हो सके, ठीक। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे कंपोनेंट की। बच्चों, दूसरा है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो ये और कुछ नहीं बल्कि जो हमारा स्टॉक होता है उसी के बारे में है। आइए देखते हैं। इट इज़ एन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ये क्या हो गया, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, कि हमारे पास जितना स्टॉक है उसमें और बढ़ाते जाना ही कहलाता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये इन्वेंट्री बढ़ेगी कैसे, जब हम उसमें फर्दर पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तभी हमारे पास गुड्स प्रोड्यूस होकर के उसका स्टॉक हमारे पास मेंटेन होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोड्यूसर के पास इतने तरीके का जो है स्टॉक जो है वो मेंटेन करके रखना होता है। कौन कौन सा, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स जिसको हम लोग WIP के नाम से भी जानते हैं, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड है हमारा फिनिश्ड गुड्स। तो एक टाइम पर प्रोड्यूसर के पास ये 3 तरीके के स्टॉक जो है वो मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक, और ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। किसी टाइम पर रॉ मटेरियल ज़्यादा है तो किसी टाइम पर सेमी फिनिश्ड गुड्स, और किसी टाइम पर फिनिश्ड गुड्स हो सकता है कि ज़्यादा हो, ठीक। तो इसीलिए हमने लिखा क्या है, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक एंड कीप्स वेरिंग ओवर द टाइम, ठीक। बात समझ में आई। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। At a particular point of time, producer hold a stock of 3 kind of inventory, 3 kind of stock like raw material, semi-finished goods and the last one is finished goods, ठीक। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं inventory stock. This is called the inventory stock and keeps varying over time, क्योंकि ये हर वक्त, हर पॉइंट, हर टाइम पर क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, keeps varying over the टाइम। तो इन्वेंट्री के हमारे 2 टाइप हो गए, इन्वेस्टमेंट के हमारे 2 टाइप हो गए। एक हो गया हमारा फिक्स्ड इन्वेंट्री और दूसरा हो गया हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा हो गया हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में प्रोड्यूसर फिक्स्ड असेट्स पर इन्वेस्ट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में प्रोड्यूसर अपने स्टॉक पर इन्वेस्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। होप द डिफरेंस इज क्लियर नाउ। इसके साथ ही बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से आपके कुछ फर्दर पार्ट भी बनते हैं, यहीं पर ये ओवर नहीं होता है, इसके हमारे थोड़े से पार्ट भी हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। जिसका हमारा फर्स्ट पार्ट है प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है, कि इन्वेंट्री स्टॉक जो कि प्लान्ड हो, नाम से ही बच्चों ये क्लियर है कि वो इन्वेंट्री स्टॉक जो प्लान्ड हो, ठीक है। तो ये आइए पढ़ें। इट रेफर्स टू डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। This is maintained by the producer with a view to exploiting the potential demand for their product. मतलब कि ये जो है प्रोड्यूसर का डिजायर्ड स्टॉक होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, तो मैं जो है इस पेन का प्रोडक्शन करती हूँ,
ठीक। तो अब क्या करते हैं, इसका स्टॉक मेंटेन करने का मैं काम करती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये करूँ कि चलिए बच्चों, यस, बैक टू द टॉपिक। हम लोग बोल रहे थे प्लांट इन्वेंटरी स्टॉक के बारे में। तो ये जो है एक प्रोड्यूसर का डिज़ायर स्टॉक होता है। हम बात कर रहे थे कि मान लेते हैं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ और इस पेन का स्टॉक में मेंटेन करना अगर चाहती हूँ, तो अगर मुझे ये एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि हो सकता है इन फ्यूचर इस साल इस पेन का जो डिमांड है वो 1 लाख यूनिट तक का होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम अपने पास कम से कम 1 लाख तक का स्टॉक मेंटेन करेंगे। यस, तो यही हुआ हमारा प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, कि मैंने प्लान करके बनाया कि हमको इस बार 1 लाख का कम से कम अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हो सकता है इतना डिमांड आएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है इट रेफर्स टू डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, दिस इज मेंटेन बाय द प्रोड्यूसर ही बनाता है इसको, विथ अ व्यू टू एक्सप्लॉइटिंग द पोटेंशियल डिमांड फॉर दियर प्रोडक्ट, कि ये व्यू रखते हुए कि जो आने वाला हमारा डिमांड है हमारे प्रोडक्ट के लिए, उसको हम क्या कर सके, पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सके, उसको एक्सप्लॉइट कर सके। उसी के साथ क्योंकि अब हमारा प्लान इन्वेंट्री स्टॉक है तो साथ में अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक भी होगा, ठीक। तो ये हमारा हुआ दूसरा टाइप। उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मैंने प्लान किया कि इसका 1 लाख यूनिट हमको मेंटेन करना है, लेकिन ऑल ऑफ सडन हमने ये देखा क्या कि जब तक हम इस ईयर एंड तक पहुंचते हैं तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि इसका जो डिमांड था वो 1 लाख यूनिट का नहीं बल्कि 1,50,000 यूनिट का था। तो ये क्या हो गया, ये तो ज़्यादा आ गया ना जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो यही होता है अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, जो कि हम प्लान नहीं करते हैं लेकिन हमें अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए इसका प्रोडक्शन फर्दर करना पड़ता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इट रेफर्स टू अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, हम ये चाहते नहीं हैं क्योंकि हमें इसके बारे में मालूम ही नहीं होता है। इट अराइजेज बिकॉज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड, या फिर हम दोनों ही ले सकते हैं एग्जाम्पल अपनी ओर कि यहाँ पर क्या हो गया कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था वो कम पड़ गया, या ये भी कह सकते हैं कि 1 लाख का हमने प्लान किया था तो हो सकता है कि 80,000 का ही डिमांड आया। तो ये या तो हमारी प्लान इन्वेंट्री स्टॉक यहाँ पर क्या हो जाती है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसको अलग से क्लासीफाई किए हैं अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक। तो इसमें से नोटेबल चीज़ें बस यही है कि आप उसमें देख सकते हैं प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक में देखते हैं डिज़ायर्ड स्टॉक होता है, जबकि अनप्लान्ड जो है वो अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक होता है। ये क्या है, ये इसलिए अराइज होता है क्योंकि जो हमारा डिमांड है प्रोडक्ट का वो चेंज हो गया है, वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया है, ठीक। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक भी आगे चलते हैं। आप अपनी क्वेरी बच्चों भेजते रहिए, साथ साथ हम उसको रिपीट करते रहेंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है डेप्रिसिएशन, ठीक। तो सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि हाँ हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बीच में डेप्रिसिएशन अकाउंट की चीज़ कहाँ से आ गई, ठीक। तो वो मैं अभी बताती हूँ कि ये डेप्रिसिएशन क्यों आया, ठीक है। तो चलिए, हालांकि आप अकाउंट के बच्चे हैं, आपको मालूम होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेकिन फिर भी आइए एक बार देखते हैं ये क्या है। इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट नॉर्मल वियर एंड टियर, second normal rate of accidental damages and third expected obsolescence, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं, तो डेप्रिसिएशन का मतलब हम जानते हैं कि ये हमारे फिक्स्ड असेट्स के वैल्यू लॉस को कहते हैं, ठीक है, जो कि ये 3 कारणों से होता है। पहला है हमारा नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब कि ये वो वैल्यू होती है कि जो कि इस्तेमाल करें ना करें टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के साथ साथ उसके मशीनरी या किसी फिक्स्ड असेट्स के वैल्यू में डिक्रीजमेंट आती ही है, ठीक है। दूसरा है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस, मशीनरी पर काम करते वक्त मशीनरी टूट गया, खराब हो गया, तो ये सब हो गया उसके नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस के अंदर आ गया। और थर्ड होता है हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब ये कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि मशीनरी चलेगी हमारा आने वाले 5 सालों तक, लेकिन बीच में ही क्या हो गया, मशीनरी खराब हो गई या
सडनली वो ठप हो गई, काम नहीं कर रहा है, स्टॉप हो गया, या आउटडेटेड हो गया, नया मॉडर्न आ गया है मार्केट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का 3 रीज़न। इसको हमने लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इकोनॉमिक्स में हम इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए, ठीक है। तो ये हुआ बात डेप्रिसिएशन का। अब बात ये कि डेप्रिसिएशन हम पढ़े क्यों? तो डेप्रिसिएशन हम इसलिए पढ़े हैं क्योंकि हम आपको जा रहे हैं अगला इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को समझाने के लिए। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक। देखिए डेप्रिसिएशन हमने इसीलिए पढ़ा है कि नेट और ग्रॉस में उसका डिफरेंस हम समझ सकें। तो नेट इन्वेस्टमेंट इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये लिखा है, नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारे कैपिटल के स्टॉक में बढ़ोतरी को कहते हैं, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीजमेंट को हम कहते हैं, ठीक है। तो अब उसी के लिए हम लोग देखें कि ये नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो जब हम ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तब हमें मिलता है नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारी मशीनरी की वैल्यू थी 10,000 और उसमें से डेप्रिसिएशन हम 10% के हिसाब से निकालते हैं 1,000, तो उसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट फिगर क्या बच जाता है 9,000 का। तो उसको हम लोग बोलेंगे वो क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट है। और उसी तरीके से अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है कि उस नेट इन्वेस्टमेंट में जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसको हम वापस से अगर ऐड बैक कर देते हैं तो वो हमको मिल जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो ये हुई बात आपके सामने नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, जिसके लिए हमको पहले डेप्रिसिएशन के बारे में समझना पड़ा, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उसके साथ आप पढ़ते रहिए, अपनी क्वेरी भेजते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है, ठीक। तो आप पढ़ते रहिए तब तक के लिए और खुश रहिए, और साथ साथ अपने इस क्वारंटाइन पीरियड को एंजॉय करते रहिए, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी भूलिए मत। Till then, bye bye and have a great day ahead.